नमस्कार। अगर भारत में कोई बिजनेस चला रहे हैं तो जीएसटी का एक नियम है जो पेनाल्टी से बचा सकता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, या जिसे हम आरसीएम कहते हैं। चलिए आज इसी जरूरी कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये रिवर्स चार्ज आखिर है क्या, फिर हम देखेंगे कि ये कब और किन हालात में लागू होता है। इसके बाद आरसीएम का पेमेंट कैसे करना है, सेल्फ इनवॉइसिंग और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया क्या है, ये समझेंगे। और हाँ, आखिर में उन आम गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे कारोबारियों को हमेशा बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है रिवर्स चार्ज क्या है। आप इसे जीएसटी की देनदारी में एक तरह का उलटफेर भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, आमतौर पर क्या होता है, सप्लायर जीएसटी चुकाता है, लेकिन क्या हो अगर ये भूमिका ही उलट दी जाए। बस यही एक सवाल हमें रिवर्स चार्ज के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। तो आरसीएम है क्या? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी सप्लायर से हटकर माल या सेवा लेने वाले यानी रिसिपिएंट पर आ जाती है। अब सवाल ये है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों, ताकि टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाया जा सके, खासकर उन सेक्टर्स में जहां सप्लायर छोटे या अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। नॉर्मल केस में सप्लायर आपसे जीएसटी लेता है और फिर सरकार को देता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी है, मतलब आप यानी रिसिपिएंट सीधे सरकार को जीएसटी का पेमेंट करते हैं। सप्लायर का काम यहाँ टैक्स इकट्ठा करना नहीं है। और हाँ, ये सब हवा में नहीं है। कानून में इसका आधार सीजीएसटी एक्ट के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4). बस इतना याद रखना है कि सेक्शन 9(3) कुछ खास सेवाओं के लिए है जो सरकार ने नोटिफाई की हैं, और सेक्शन 9(4) तब लगता है जब किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सामान खरीदा जाता है। हालांकि अब इसका दायरा काफी सीमित हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरसीएम आखिर लागू कब कब होता है। चलिए उन सिचुएशंस को समझते हैं जहां ये पिक्चर में आता है। देखिए, सबसे जरूरी बात, सरकार ने कुछ सर्विसेज की एक लिस्ट बनाई है जिन पर आरसीएम हमेशा ही लागू होता है। जैसे कि अगर कोई बिजनेस किसी वकील से लीगल सर्विस लेता है, या फिर किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी जीटीए की सर्विस लेता है, या फिर कंपनी अपने डायरेक्टर को कोई पेमेंट करती है। इन सभी मामलों में जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी सर्विस लेने वाले की होती है, देने वाले की नहीं। दूसरा बड़ा मामला है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से की गई खरीद का। पहले ये नियम काफी फैला हुआ था, लेकिन अब इसे आसान बनाने के लिए सिर्फ कुछ खास सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट तक ही सीमित कर दिया गया है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक डेवलपर है जो किसी अनरजिस्टर्ड वेंडर से 5 लाख रुपए का सीमेंट खरीदता है। अब इस पर जो 28% जीएसटी लगेगा वो आरसीएम के तहत सप्लायर को नहीं बल्कि खुद डेवलपर को चुकाना होगा। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, पूरे 1,40,000 रुपए। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा कैश आउटफ्लो है जो डेवलपर को अपनी जेब से सीधे सरकार को जमा कराना होगा। इसका असर बिजनेस के कैश फ्लो पर सीधा सीधा पड़ता है। और यहीं से हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, आरसीएम का पेमेंट कैसे करें। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जिसे कैश ओनली रूल कहते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। आरसीएम की देनदारी का पेमेंट हमेशा कैश में ही करना होता है। इसे अपने मौजूदा इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के साथ एडजस्ट या सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कई बिजनेस कर बैठते हैं। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, आरसीएम सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। दूसरा, जीएसटी अमाउंट को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए कैश में चुकाइए। और तीसरा, अगर आप एलिजिबल हैं तो चुकाई गई इस रकम को अगले रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर क्लेम कर लीजिए। अच्छा, पेमेंट हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट पहलू है डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग का। तो चलिए समझते हैं कि सेल्फ इनवॉइसिंग और रिपोर्टिंग की कागजी कार्रवाई कैसे करनी है। देखिए, जब भी किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई सप्लाई मिलती है तो जाहिर है वो सप्लायर आपको जीएसटी इनवॉइस नहीं दे सकता। ऐसे में कानून यह कहता है कि आपको खुद के लिए एक सेल्फ इनवॉइस बनाना होगा। ये आरसीएम कंप्लायंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और जब रिटर्न फाइल करने की बारी आती है तो अपनी आरसीएम की देनदारी को जीएसटीआर 3B फॉर्म के टेबल 3.1D में दिखाना होता है। एक बात और ध्यान में रखिए, आपका सप्लायर इसे अपने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाएगा,
क्योंकि उसने तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया है। टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है। जिस दिन माल या सेवाएं मिलती हैं, उसी दिन सेल्फ इनवॉइस जारी हो जाना चाहिए। इसमें देरी करने से कंप्लायंस में दिक्कतें आ सकती हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे काम के हिस्से पर। आरसीएम में वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचकर पेनल्टी से दूर रहा जा सकता है? ये कुछ सबसे कॉमन गलतियां हैं, जैसे कि जीएसटीआर 3B में आरसीएम की एंट्री करना ही भूल जाना, या फिर आईटीसी का इस्तेमाल करके आरसीएम का पेमेंट कर देना, अनरजिस्टर्ड वेंडर्स के लिए सेल्फ इनवॉइस ना बनाना, या फिर विदेशों से ली गई सेवाओं पर आरसीएम रिपोर्ट ना करना। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत महंगी पड़ सकती हैं। तो आइए फटाफट सब कुछ एक बार दोहरा लेते हैं। लीगल सर्विसेज हों, जीटीए सर्विसेज हों या डायरेक्टर की सर्विसेज, इन पर जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की होती है। और ज़्यादातर मामलों में अगर ये खर्चे बिजनेस के लिए हैं तो चुकाए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है। याद रखिए, आरसीएम एक बहुत ही क्रिटिकल कंप्लायंस मैकेनिज्म है। एक भी एंट्री अगर छूट गई तो पेनल्टी लग सकती है या आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए इसका हिसाब किताब बहुत सावधानी से रखना जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या बिजनेस में हर आरसीएम देनदारी को सही ढंग से ट्रैक किया जा रहा है? क्योंकि सही ट्रैकिंग ही पेनल्टी से बचाएगी। इस पर गौर करना बहुत जरूरी है।